हेलो बच्चों, आज की क्लास में देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। आपको बता दें कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था जे थॉम्सन का परमाणु मॉडल, जिसमें आप जाने थे कि जे थॉम्सन ने एक परमाणु मॉडल की व्याख्या तरबूज से किया था, जिसे हम प्लम पुडिंग का मॉडल कहते थे। तो आज हम देखेंगे कि रदरफोर्ड ने एक परमाणु को समझाने के लिए क्या मॉडल दिया था। तो बच्चों, सबसे पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आप रेटिंग लगा लें और यहाँ पर समझेंगे कि रदरफोर्ड का सबसे पहले पूरा नाम क्या था। तो बच्चों, रदरफोर्ड का पूरा नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन्होंने 1911 में परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति निर्धारण के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। क्लियर है? ओके। तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले रदरफोर्ड ने 1911 में, यानी जे थॉम्सन के बाद 1911 में जो रदरफोर्ड आए, उन्होंने परमाणु के भीतर की व्यवस्था को समझा और उसको निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ हैं, इस स्थिति को बताने के लिए इन्होंने प्रयास किया और साथ ही साथ अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। अब अल्फा कण प्रकीर्णन क्या है, इसको पूरा हम समझेंगे। तो बच्चों, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, यहाँ आप लिखेंगे अल्फा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। क्लियर? ओके। तो बच्चों, यहाँ पर रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, यानी जो प्रयोग किया गया था, इसमें रदरफोर्ड के सबसे पहले दो ठो चेले थे जिन्होंने भूमिका निभाई थी। इस एक्सपेरिमेंट का शुरुआत किया था और लास्ट में रदरफोर्ड ने इसकी पुष्टि कर दी थी। तो यहाँ पर रदरफोर्ड के दो चेले थे, एक का नाम था गीगर और एक का नाम था मार्सडन। क्लियर है? ओके। ये दोनों चेले थे रदरफोर्ड के। इन्होंने क्या किया था? एक प्रयोग किया था, एक प्रयोग व्यवस्था लिया था, एक प्रायोगिक व्यवस्था की थी। और इस व्यवस्था में क्या बताया था कि अगर हम एक लेड ब्लॉक लें, यानी कि आपको क्या करना है, अल्फा कण निकालना है, अल्फा रेज निकालना है। तो अल्फा कण से अल्फा रेज निकलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में लिया गया लेड ब्लॉक, इसको बोलते हैं लेड ब्लॉक, या दूसरी भाषा में बोलेंगे लेड शील्ड। क्या बोलेंगे? लेड शील्ड बोल सकते हैं। तो बच्चों, इस लेड ब्लॉक में रेडियोएक्टिव पदार्थ भर दिया गया। और इस लेड ब्लॉक में अगर रेडियोएक्टिव पदार्थ लेड ब्लॉक नहीं भरा जाएगा तो सेफ नहीं रहेगा। मेरा मतलब यह है कि पूरा पैक था और यहाँ से एक सूक्ष्म भाग छोड़ा गया ताकि यहाँ से इसका प्रहार बाहर निकल सके। इसको बोला गया रेडियोएक्टिव पदार्थ या रेडियोएक्टिव तत्व। रेडियोएक्टिव तत्व से अल्फा किरणें निकलती हैं और ये किरणें धनावेश होती हैं। क्लियर? तो यहां से क्या हुआ बच्चों? फाइनली अल्फा रेज निकला। तमाम अल्फा रेज निकला और ये अल्फा रेज आगे की ओर बढ़ने लगे।
और यहाँ पर इस अल्फा रेज के सामने छिद्रयुक्त धातु की प्लेट रखी गई ताकि इस छिद्रयुक्त धातु की प्लेट की ओर से आगे की ओर और आगे अल्फा रेज जा सके। ये धातु की प्लेटें थी। अब इस छिद्रयुक्त धातु की प्लेट से होकर के अल्फा रेज आगे बढ़ी और यहाँ पर रख दिया गया, आपको याद होगा, सोने की पन्नी, बारीक सोने की पन्नी लिया गया था जिसको अल्फा रेज भेदित नहीं कर पाती हैं, यानी इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। अब समझने वाली बात यह है कि जैसे ही अल्फा रेज इस सोने की पन्नी से टकराई, यहाँ पर इनका हो गया स्कैटरिंग, दैट मीन्स विक्षेपण हो गया। क्लियर है बच्चों? जो सोने की पन्नी थी, जो सोने की पन्नी थी, इसकी व्यास, इसकी मोटाई लगभग 0.004 सेमी थी या 100 नैनोमीटर बोल सकते हैं। क्लियर? तो जैसे ही अल्फा रेज, जैसे ही अल्फा किरण आगे की ओर बढ़ी, धातु की प्लेट से होकर आगे की ओर बढ़ी, इसको सोने की पन्नी से रोकने का प्रयास किया गया और जैसे ही सोने की बारीक पन्नी को लगाया गया, यहाँ अल्फा रेज का स्कैटरिंग हो गया, यानी अल्फा किरणें आगे की ओर बढ़ गई। अब क्या किया गया? इस अल्फा किरण को रोकने के लिए धातु की प्लेट यानी कि फोटोग्राफिकल प्लेट सामने की अल्फा रेज पर लगाई गई और जैसे ही फोटोग्राफिकल प्लेट को लगाई गई, यानी कि यहाँ पर जैसे ही फोटोग्राफिकल प्लेट को लगाई गई, ये अल्फा किरणें जैसे ही फोटोग्राफिकल प्लेट से टकराएं, इसको जगह जगह पे, यानी जहाँ जहाँ किरणों का प्रभाव पड़ा वहाँ पे जगह जगह पे कुछ दाग धब्बे यानी कि निशान लग गए। तो यहाँ पर जो धातु की प्लेट थी, जो धातु का फोटोग्राफिकल फिल्म था, दैट मीन्स इसको ले सकते हैं जेडएनएस की परत, जेडएनएस की परत यानी कि फोटोग्राफी फिल्म, जिसकी सहायता से इस अल्फा रेज को रोका गया। क्लियर है? तो इतनी एक्सपेरिमेंट में व्यवस्था की गई। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? सबसे पहले एक बार और इसको समझते हैं फिगर को पूरा। यहाँ पर एक लेड ब्लॉक लिया गया और इस लेड ब्लॉक में एक रेडियोएक्टिव तत्व भरा। इस रेडियोएक्टिव तत्व से निकला अल्फा रेज, अल्फा किरण। ये अल्फा किरण तमाम अल्फा किरण थी और इनको आगे की ओर छोड़ दिया गया और आगे की ओर छिद्रयुक्त प्लेट लगाया गया धातु का, जिससे होकर अल्फा रेज की मात्रा कम हो जाए और यहाँ से कुछ किरणें, कुछ अल्फा रेज आगे की ओर बढ़ी। मानो कि एक किरण आगे बढ़ी या 2 किरण आगे बढ़ी या 10 किरण आगे बढ़ी, ये जैसे ही सोने के पन्नी से टकराई, ये विक्षेपित हो गई, यानी अलग अलग दिशाओं में कुछ एंगल से इनका विक्षेपण हो गया, अर्थात ये इसका स्कैटरिंग हो गया। इस अल्फा कण का स्कैटरिंग हो गया, इस अल्फा किरण का स्कैटरिंग हो गया अलग अलग दिशाओं में। अब इस अल्फा कण के प्रभाव को समझने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पर लिया गया जेडएनएस की परत, एक जेडएनएस की धातु की परत, जिसे हम फोटोग्राफिकल फिल्म भी कह सकते हैं। तो यह अल्फा रेज इसको भेदित तो नहीं कर पाई, लेकिन इस पर निशान लगा दी। इसी व्यवस्था में बच्चों यहाँ पर कुछ निष्कर्ष निकाला गया है। अब आइए समझते हैं कि वास्तव में इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रेक्षण क्या है। तो प्रेक्षण में देखेंगे हम, चलिए बच्चों समझेंगे कि प्रेक्षण दैट मीन्स ऑब्जर्वेशन, क्या बोलेंगे? ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण। इन्होंने ऑब्जर्वेशन में क्या बोला? ऑब्जर्वेशन में क्या बोला? पहली बात, अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर गई या चली गई। क्लियर? दूसरी बात इन्होंने क्या बोला? दूसरी बात इन्होंने क्या बोला? दूसरी बात इन्होंने क्या बोला?
कुछ अल्फा किरणें सूक्ष्म कोण को विक्षेपित हो गई। तीसरी बात इन्होंने बोला था लगभग 20,000 अल्फा किरणों में से, लगभग 20,000 अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण, केवल और केवल एक अल्फा किरण वापस लौट आई। समझिएगा इस पूरे कथन का मतलब क्या था। अगर हम इस पूरे सिस्टम को एक छोटे से फिगर में लें तो क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों बनेगा ये आपका प्रायोगिक व्यवस्था, यानी कि ये है फोटोग्राफिकल प्लेट जेडेनस की परतें और इसमें अल्फा किरण आ चुका है। फाइनली इसमें लगा दिया गया है क्या, सोने की पन्नी। तो मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ कैसे हो रहा है। तो सोने की पन्नी में ये प्रायोगिक व्यवस्था जेडेनस की परतें और कैसे टकरा रहा है। सपोज यहाँ से अल्फा किरण आ रहे हैं, ये अल्फा किरण आ रहे हैं कुछ ऐसे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये किरणें सीधी रेखा में जा रहे हैं, इन्हीं को बोला गया अल्फा किरणें। तो पहली लाइन क्या है, अधिकांश अल्फा किरणें सीधी गुजर गई, जैसा कि इधर सीधी जा रही हैं। ओके। दूसरी बात क्या बोला, कुछ किरणें सूक्ष्म कोणों को विक्षेपित हो गई, अर्थात यहाँ से कुछ ऐसा, यहाँ से कुछ ऐसा। अब समझने वाली बात यह है कि जो तीसरी लाइन वो क्या है, लगभग 20,000 अल्फा किरणों में से एक अल्फा किरण ही वापस आए। यानी अगर 20,000 अल्फा किरण जा रही हैं तो केवल और केवल एक ही किरण ऐसी थी जो गई, लेकिन गई नहीं, वापस लौट आई। क्लियर है, गई लेकिन गई नहीं, वापस लौट आई। तो इस कथन पर बोला गया प्रेक्षण के दौरान कि जरूर बीच में कुछ न कुछ कमाल हो रहा है, जरूर 20,000 में से अगर एक किरण वापस आ रहा है तो कुछ न कुछ कोई तो जरूर जो इसे ढकेल रहा है। अर्थात अल्फा किरणें प्लस थी तो जरूर आप जानते हो कि प्लस का प्लस के साथ प्रतिकर्षण होता है। क्लियर है, प्लस का माइनस के साथ आकर्षण होता है। क्लियर है, इतनी बातें आपको क्लियर होगा। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और समान आवेशों में आकर्षण होता है। तो यहाँ पर अल्फा किरणें प्लस थी और 20,000 में से एक के साथ ऐसा घटना घटा कि वापस लौट आए। इसका मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। गड़बड़ क्या था कि बीच में जरूर कोई प्लस है, तभी तो ढकेल रहा है सर। यस, तो यहाँ पर जरूर कोई न कोई प्लस है और वो जो प्लस है वो बहुत ही छोटा है, क्योंकि अगर बड़ा होता तो सोच लो कितने किरण वापस लौट के आती। अगर बड़ा होता तो कितने किरण वापस लौट के आती, यानी वह भाग बहुत ही सूक्ष्म है। वह भाग इतना सूक्ष्म है कि केवल और केवल सूक्ष्म भाग को ढकेल रही है, यानी कि विक्षेपित कर रही है। क्लियर हुआ। पहले किरण सीधी गई, फिर कुछ किरणें जैसे ही उसके करीब जा रही हैं, यानी सब के सब माइनस जैसे करीब जा रहे हैं, नो सॉरी, ये सब के सब प्लस हैं। क्लियर हुआ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ किरणें सीधी चली जा रही हैं जिनका कोई इससे मतलब नहीं है, बीच वाले भाग से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर
जैसे ही उसके करीब जा रही हैं वो भागने लग रही हैं, यानी कि दूर हटने लग रही हैं। क्लियर? चलिए, तो अब पूरी बातें हम समझते हैं कि वास्तव में इसी को लेकर के यहाँ पर बच्चों परिणाम निकाला गया, यानी कि रिजल्ट दिए गए। क्लियर है? तो यहाँ पर आप एक काम करें, प्रेक्षण को पूरा नोट करें, अर्थात इसकी स्क्रीनशॉट लें और हम देखते हैं इसके परिणाम कैसे निकाले गए। फिर यहाँ पर आखिर में इतनी सारी व्यवस्थाओं के बाद भी ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल विफल क्यों रहा, इसमें क्या असफलताएं थी। ठीक है, नोट कर लें। चलिए बच्चों, समझेंगे कि यहाँ पे परिणाम क्या दिए रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में। इन्होंने जो परिणाम दिए थे, कुछ परिणाम ऐसे भी थे जिनकी वजह से इनमें कमियां देखने लगी और इनकी कमी को ठहराते हुए इनके परमाणु मॉडल को विफल कर दिया गया। तो बच्चों, सबसे पहले इन्होंने अपने परिणाम में क्या बोला? इन्होंने बोला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब यहाँ से अल्फा किरणें जा रही हैं तो कुछ अल्फा किरणें सीधे निकल जा रही हैं और कुछ किरणें मुड़ जा रही हैं, जिसकी वजह से आगे की ओर का भाग खाली हो जा रहा है। क्लियर? दूसरी बात, बड़ा सुंदर बात कही, परमाणु के केंद्र में धनावेश उपस्थित होता है। इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों, यहाँ पर अल्फा किरण प्लस था, ये पहले पता हो गया था, और ये प्लस और इस प्लस का प्रतिकर्षण होता है। सो एक प्लस का प्लस ही प्रतिकर्षण कर सकता है। तो इस हिसाब से बोला गया कि अगर अल्फा किरण यानी कि प्लस वाला जा रहा है और वापस आ रहा है तो जरूर कोई प्लस है जो कि उसे वापस भेज रहा है। तीसरी बात बोला कि परमाणु के केंद्र में उपस्थित धनावेश वाला भाग बहुत ही सूक्ष्म होता है, यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो प्रति 20,000 किरणों में से एक ही अल्फा किरण वापस आ रही है। इसका मतलब ये है ये बहुत ही सूक्ष्म भाग है, यानी केवल और केवल एक ही किरण को वापस ढकेल रहा है। क्लियर है? चौथी जबरदस्त बात क्या बोला? परमाणु में ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते बल्कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसका क्या मतलब है? जरा विचार करेंगे। इसका क्या मतलब है, जरा विचार करेंगे। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, यानी कि इसको बोला गया नाभिक, जो कि केंद्र में है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के यानी बाहर की ओर यानी कि कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यानी कि मूवमेंट करते हैं कुछ ऐसे। क्लियर है? तो इस प्रकार से बच्चों एक प्रेक्षण के माध्यम से, यानी कि एक परमाणु की व्यवस्थाओं को ऐसे समझा गया। क्लियर? तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिरकार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या क्या सफलताएं थी, आखिरकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल विफल क्यों हुआ, उसकी क्या कमी ठहराया गया, इतना प्रयोग व्यवस्था इसकी रद्द क्यों कर दी गई। तो चलिए बच्चों, यहाँ तक इसकी सॉल्व लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की असफलता या दोष। चलिए अब हम असफलता की बात करते हैं, यानी कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष की बात करते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर पहली बात कही थी, यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। इसके पीछे क्या कहानी है, आइए समझाते हैं। अब यहाँ पर एक न्यूक्लियस, यानी कि रदरफोर्ड ने बोला कि एक नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ऐसी बात रदरफोर्ड ने कही। क्लियर? लेकिन मैक्सवेल ने यह बताया, मैक्सवेल के अनुसार जब एक कण को त्वरित किया जाता है, कण में इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, त्वरित करते हैं, तो यह लगातार घूमने लगता है, यानी कि इससे सतत ऊर्जा निकलती है। त्वरित करने पर लगातार, सतत या लगातार बोल सकते हैं, सतत ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्लियर? अर्थात यूँ बोलें कि यहाँ पर न्यूक्लियस है और कुछ दूरी पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं और यहाँ से ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो मैक्सवेल के अनुसार ये बताया गया कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे तो लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि ऊर्जा का उत्सर्जन करते करते
इनकी ऊर्जाओं में कमी होने लगेगी, जिससे वो नाभिक की ओर बढ़ने लगेंगे। मैंने क्या बोला? ये नाभिक की ओर बढ़ने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ये जा करके नाभिक से टकरा जाएंगे, और जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पर परमाणु का यानी विनाश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते हैं तो वहाँ से लगातार क्या होता है? ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, यानी इनके लगातार मूवमेंट की वजह से, और लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो यहाँ से सोचिए, अगर लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन होगा तो वहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसके अंदर क्षमताएं कम होने लगेगी, अर्थात ये वीक होने लगेगा, और यह धीरे धीरे नाभिक की ओर बढ़ने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि फाइनली नाभिक में गिर जाएगा, नाभिक में टच हो जाएगा, और इस प्रकार परमाणु का हो जाएगा विनाश। तो बच्चों, इसके हिसाब से यहाँ पर परमाणु अस्थायी नहीं है, अर्थात इसके बारे में यह व्याख्या नहीं कर सका। एक बार और समझिए, रदरफोर्ड ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन मैक्सवेल के अनुसार जो कण होते हैं उनको अगर हम त्वरित करते हैं, एक आवेशित कण को अगर हम त्वरित करते हैं तो वो सतत ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, यानी लगातार उनमें ऊर्जा निकलता रहता है। और एक वस्तु या व्यक्ति में अगर लगातार ऊर्जा निकलेगा तो सोचो क्या होगा? ऊर्जा खत्म होगा, और जब ऊर्जा खत्म होगा तो वहाँ पर उसकी क्षमता जब वीक होगी तो वह जरूर ही प्लस की ओर बढ़ेगा, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन लगातार क्या हो रहा है? इनमें ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, जिसके कारण इनमें ऊर्जा की कमी हो रही है, और ये लगातार, ध्यान से देखा जाए तो ये लगातार नाभिक की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात ये नाभिक की प्रति आकर्षित हो रहे हैं, अर्थात ये फाइनली नाभिक पर गिर जाते हैं। और इस प्रकार बच्चों यहाँ पर एक परमाणु का विनाश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर यूँ बोलेंगे कि कोई स्टेबिलिटी नहीं है, यानी कोई अस्थायित्व नहीं है, कोई अस्थायित्व नहीं है, कोई अस्थायित्व नहीं है। सो यहाँ पर ये पहला इसका दोष बताया गया, और ये जबरदस्त दोष था। अब इसका जो दूसरा दोष था वह था यह मॉडल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाओं की प्राप्ति की व्याख्या नहीं कर सका। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब एक इलेक्ट्रॉन लगातार घूमेंगे, यानी कि चक्कर लगाएंगे, तो यहाँ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ये तो बड़ा सिंपल बात है, ओके। तो इस उत्सर्जन को अगर ध्यान से देखें एक स्लाइड पर या एक पर्दे पर, या हम सिंपल बोले फोटोकॉपी, अगर इसके फोटोकॉपी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस उत्सर्जन के फलस्वरूप यहाँ पर कुछ पट्टियाँ प्राप्त हो रही है, कुछ इसके फोटोकॉपी के रूप में दाग और धब्बे टाइप दिख रहे हैं। तो ये दाग और धब्बे नहीं हैं, बल्कि इसमें कुछ श्रेणियाँ हैं। ये जो मिला है इसमें कुछ श्रेणियाँ हैं। तो ये जो श्रेणी है, इन श्रेणी में जो रेखाएं थी, स्पेक्ट्रम रेखाएं, प्राप्ति की व्याख्या, अर्थात ये जो स्पेक्ट्रम है, इन स्पेक्ट्रम में जो लाइन्स है, दैट मीन्स ये जो लाइन्स हैं, इन लाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सका। क्लियर? बहुत इजी है। अब तीसरा जो बोला उन्होंने, रदरफोर्ड का यह मॉडल लाइमन एवं बामर श्रेणियों की उत्सर्जन की प्रकृति सतत स्पेक्ट्रम की न होकर असतत क्यों है, इसके बारे में कोई संकेत नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? तो विचार करने योग्य, आप जरूर सुने होंगे कि जब एक श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराती है तो क्या होता है। ये बच्चों सिंपल एक प्रिज्म है, और यहाँ एक श्वेत प्रकाश हम भेज रहे हैं। जब ये श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से टकराएंगी तो यह अपने अवयवी रंगों में यानी विभक्त हो जाती है, और इनको हम एक पर्दे पे लेते हैं तो यहाँ पर पट्टियाँ प्राप्त होती हैं, कुछ ऐसे पट्टियाँ प्राप्त होती हैं। तो बच्चों, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया गया, दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब में प्रवाहित करके देखा गया, तो वहाँ से एक हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम प्राप्त हुई। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इन लाइंस की, इन अवयवी रंगों की, इन कलर का आपस में एक गुच्छा, एक समूह। क्लियर? तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बताया गया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बताया गया है
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बोला गया है, ये बात हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बोला गया है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यानी कुछ ऐसे सीरीज होते हैं, कुछ ऐसे श्रेणियां होती हैं जिन्हें लाइमन, दैट मीन्स लाइमन, बामर, ऐसे करके तमाम नाम होते हैं। लाइमन, बामर, पार्सन, ब्रेकेनफुंड। जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो वहाँ से सब बताया जाएगा, पूरा व्याख्या किया जाएगा। फिलहाल आप समझे यहाँ पर जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है यानी इसमें जो श्रेणियां आ रही हैं इनको हम बोलते हैं लाइमन, बामर, पार्सन। उन रेखाओं को बोलते हैं लाइमन, बामर, पार्सन। तो इसके बारे में ये बोला कि ये सतत नहीं है बल्कि असतत है, लेकिन क्यों है ये जानकारी नहीं दिया। वैज्ञानिकों ने देखा कि सतत है यानी कि लगातार इस श्रेणियां निकल रही है, लगातार स्पेक्ट्रम निकल रहा है, लगातार स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो ये सतत है यानी लगातार काम हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, लगातार नहीं हो रहा। आखिर में क्यों नहीं हो रहा है ये बात उन्होंने नहीं बोली, अर्थात यूँ बोलेंगे कि रीजन नहीं दिया। क्लियर। तो बच्चों ये रहा आज का पूरा यानी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और इस मॉडल से बहुत सारे सुविधाएं मिले, बहुत सारे परमाणु में निष्कर्ष देखने को मिला, नाभिक की खोज हुआ है, सबसे ज़बरदस्त बात है। लेकिन यह मॉडल कुछ ज़बरदस्त असफलता के कारण विफल हो गए, यानी कि सफल नहीं हो सके। यस, तो आज क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक का डिस्कशन करते हुए। तब तक लेते हैं ब्रेक। यस।